इनकम टैक्स का ही एक तरह का पार्ट है। तो अब इनकम टैक्स क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। इनकम टैक्स क्या होता है और कौन पे करता है? कौन पे करता है इनकम टैक्स? इनकम टैक्स कौन पे करता है? जो इनकम जो कमाता है वही पे करता है, लेकिन सब लोग तो नहीं पे कर रहे हैं। आप लोग भी तो कुछ ना कुछ कमा ही रहे होंगे। ना कुछ लिमिट दे रखे, इस लिमिट से ऊपर जिसका जाएगा उसका उतना टैक्स लगेगा। जैसे मान लेते हैं न्यू स्कीम में, दो तरह का स्कीम में, न्यू स्कीम का बात करें तो क्या कहते हैं 3 लाख रुपए तक जो है टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, 3 लाख रुपए क्या कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट। जो 3 लाख रुपए तक जो आदमी कमाता है वो गरीब आदमी 1 रुपया टैक्स नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद क्या 3 लाख से ऊपर बढ़िएगा तो 7 लाख रुपए तक गवर्नमेंट कहता है कि जो 7 लाख रुपए तक कमाता है उस पर टैक्स तो लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 3 से 6 लाख रुपए तक लगेगा कितना परसेंट? इस पे लगेगा 5%। 6 से 7 लाख रुपए तक लगेगा कितना? 5%। इस पे कितना हो जाएगा? 3 से 6 के बीच में 5% लगेगा, कितना अमाउंट होगा? 3 लाख पे 5% लगेगा, कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। ठीक है, और 6 से 7 तक 5%, 1 लाख पे और 5% लगेगा, कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। यही होगा, यही होगा। तो सरकार कहता है ये माफ कर देंगे, जो 7 लाख रुपए तक कमाता है उनको भी माफ कर देंगे। 3 लाख तक तो टैक्स लगाएंगे ही नहीं, 7 लाख रुपए तक टैक्स लगाएंगे, लेकिन इसको माफ कर देंगे, हम लोग नहीं लेंगे टैक्स, छोड़ देंगे टैक्स। ठीक है, लेकिन 7 लाख रुपए से जो ज्यादा कमाएगा उससे यहाँ से 3 लाख से जोड़ के पैसा लेंगे। ठीक है, मतलब कुछ लिमिट दे रखा है। 7 लाख रुपए मान लीजिए, आप मोटा मोटा क्या मान लीजिए, 7 लाख रुपए मान लीजिए कि टैक्स नहीं लगना है। 7 लाख से ऊपर जो कमाएगा उसको टैक्स लगेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझिए, अब कैसे सरकार को कैसे पता चलेगा कि कितना किसका इनकम है, कितना किससे टैक्स लेना है? स्लैब दे रखा है कि इससे इतना टैक्स लेना है, इसका इतना लेना है, तो कहाँ से पता चलेगा? पहले तो इनकम पता चलेगा तब ना। पहले तो इनकम पता चलेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कितना इससे टैक्स लेना है। सरकार को कैसे पता चलेगा इनकम का? पैन कार्ड से कैसे पता चलेगा? मान लेते हैं मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा कराया, सरकार को ये पता भी चल गया कि इसने 1 करोड़ रुपए जमा कराया है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि इसने कमाया कितना है? 1 करोड़ मेरा इनकम तो नहीं है ना, पता कैसे चलेगा कि कितना कमाया है? तो उसके लिए सरकार बोलता है सभी इंडिविजुअल, जो भी आदमी, जितने भी आदमी लोग कमाने वाले हैं, सारे उनको टैक्स पेयर कहती है सरकार। क्या कहती है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कहते हैं सारे टैक्स पेयर अपना ना ITR भरो। क्या भरो? आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है, ITR भरो। ITR क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। फुल फॉर्म क्या इसका? इनकम टैक्स रिटर्न। क्या कहती है सरकार? सब लोग 31 जुलाई तक आप अपना ITR सबमिट करो गवर्नमेंट को। ITR 31 जुलाई, ये वाला जो जुलाई आने वाला है उसमें कौन सा रिटर्न, इनकम टैक्स का रिटर्न जाएगा? पिछले साल का। क्या इसमें बताया जाएगा कि पिछले साल 31 जुलाई 2024 को रिटर्न जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि हमने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कितना सेल्स किया है या कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। फॉर एग्जांपल कह लेते हैं 10 लाख रुपीज का, उसमें से हमने कितना क्या क्या एक्सपेंस कर दिया है, टेलीफोन का कितना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कितना है, रेंट का कितना है, स्टाफ का सैलरी कितना है, सब सारा खर्चा का डिटेल दो, तो लास्ट में बताओगे कि कितना इनकम है आपका। सारा खर्चा माइनस करने के बाद मान लेते हैं मेरा इनकम 3 लाख रुपए आया, तो सरकार को बताऊंगा कि मेरा इनकम तो 3 लाख ही है, तो मेरा कोई टैक्स बनता नहीं है। और अगर मान लेते हैं हम कहते हैं कि 3 लाख की मेरा इनकम 8 लाख रुपया है, तो सरकार को बताऊंगा मेरा इनकम 8 लाख रुपए है, 8 लाख में इतना टैक्स बनता है। तो सरकार को मेनली पता कहाँ से चल रहा है कि कितना इनकम है इनका? ITR से। ITR कौन भरेगा? टैक्स पेयर खुद भरेगा। हम खुद बताएंगे सरकार को कि इतना पैसा मेरे पास आया, उसमें से ये सारा जाना है, तो वो कौन बताता है? हम लोग खुद बताते हैं। तो ये हुआ इनकम का। इनकम सरकार को पता चल जाएगा, फिर सरकार को पता चलेगा कि टैक्स कितना है। लेकिन क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ITR नहीं भरते हैं। क्या रीजन है ITR नहीं भरते?
यानी एक तरह का लोग सोचते हैं क्या भरेंगे आईटीआर, यानी चल रहा है ऐसे काम तो चल रहा है, अवॉइडेंस बहुत है, इग्नोरेंस बहुत है, तो इग्नोर कर देते हैं, आईटीआर भरते नहीं है। तो अब सरकार को पता कैसे चलेगा किससे कितना पैसा लेना है, किसने कितना पैसा देना था और दिया नहीं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि आईटीआर तो लोग भर नहीं रहे। तो लोगों से आईटीआर डलवाने के लिए अब सरकार ने क्या किया, बोला ये कितना कमा रहा है वो तो छोड़िए, वो तो मुझे नहीं पता कितना कमा रहा है, इसको रहने दीजिए। जो जहां से ये सेल कर रहा है किसी को तो बेच रहा होगा ना, किसी से तो पैसा आ रहा होगा इसको। मान लेते हैं बहुत छोटा छोटा दुकानदार, छोटा छोटा आदमी को बेच रहे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि किसी कंपनी का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कंपनी का काम कर रहा है, बहुत बड़ा कंपनी है, उससे इसको 10 लाख रुपए आया। क्या हुआ, 10 लाख रुपए आया इसके पास। तो अब ये क्या करे, ये जो कंपनी है एक जो इसको 10 लाख रुपए दे रही है, क्या कर रही है, दे रही है, तो उसको कंपनी को बोलेगी सरकार, क्या कहते हैं, इसको जो 10 लाख रुपए आप दे रहे हो उससे 1% या 2% जितना भी टीडीएस का रेट है, फॉर एग्जाम्पल 1% 10,000 रुपए इसका काट के मुझे जमा करा दो। क्या बोलेगी सरकार, इसका 1% काट के मुझे जमा करा दो, टोटल कितना हो जाएगा, 9,90,000 रुपए ही आदमी को पेमेंट करना। 10,000 रुपए का इसको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना, टीडीएस सर्टिफिकेट दे देना, बोलना सरकार को हमने आपकी तरफ से 10,000 रुपए जमा करा दिया है। अब क्या होगा, इस जब टीडीएस इसका जमा हो जाएगा तो सरकार कहती है कि आप अपना आईटीआर फाइल करो और ये टीडीएस आपका कटा है वो क्लेम करो यहाँ रिफंड के तरह। अगर आपका टैक्स नहीं बनता है, टैक्स जो बनता है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आदमी मजबूर है आईटीआर फाइल करने के लिए, अब बताएगा सरकार को ये मेरा इनकम है, तो सरकार ने आईटीआर फाइल करवाने के लिए उससे टैक्स रिकवरी करने के लिए ऐसा करवाया है। और टीडीएस का दूसरा रीजन क्या है, टीडीएस का दूसरा रीजन क्या है, आईटीआर तो फाइल नहीं कर रहे बहुत सारे लोग, अब क्या करेंगे, सरकार ने देखा टैक्स पेयर हमारे देश में करोड़ों की का जनसंख्या है, करोड़ों का पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है, तो अब सब लोगों एक एक करके ट्रैक करना तो मुश्किल है, नामुमकिन ही कह सकते हैं। तो इतना लेबर फोर्स, इतना टाइम, इतना मैनेजमेंट सब करना बहुत मुश्किल है। तो कैसे करेगा सरकार, सरकार कैसे करेगी सबको ट्रैक? तो सरकार ने कहा ये जो हमारे टैक्स पेयर्स है, ये जो टैक्स पेयर्स है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स है, ये काम तो किसी कुछ ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे होंगे। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है रिलायंस, क्या है, रिलायंस। अब इसी में से ये मान लेते हैं 150 करोड़ का हमारा पॉपुलेशन है, 150 करोड़ का, और जो भी पॉपुलेशन मैंने यहाँ तक क्या है, तो जो भी पॉपुलेशन है हमारा, इसमें से मान लेते हैं 10-15 लाख आदमी तो यहीं पे काम कर रहा होगा ना, इसमें से 10-15 लाख रुपए आदमी, 10-15 लाख आदमी इसमें काम कर रहा होगा, एटलीस्ट इतना कर ही रहा होगा। पूरे इंडिया में रिलायंस के इतने ब्रांड वगैरह है, तो अब उसमें से सरकार 10-15 लाख लोगों के लिए ने सोचा कि इसको पकड़ने से अच्छा है इसी को पकड़ लो। किसको पकड़ लो, रिलायंस को पकड़ लो। इसके लिए ये काम करेगा, वर्क करेगा, ये तो इसको पेमेंट करेगा ना, ये इसको पेमेंट करेगा। पेमेंट कैसे कर सकता है, अगर इसके एम्प्लॉई है तो सैलरी देगा, अगर मान लेते एम्प्लॉय नहीं है, इसने किसी को हायर किया है थर्ड पार्टी के थ्रू, मैंने जैसे आपको हायर कर लिया कि मेरे पास 10 दिन का काम है, बस 10 दिन का काम है, पूरे महीना नहीं काम करवाना, तो 10 दिन आप मेरे लिए काम करिए, हम आपको 1 लाख रुपए पेमेंट देंगे। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी हो तो ऐसा करता ही होगा। उसके बाद तो स्टाफ है, स्टाफ के अलावा भी उसके पास कुछ काम आ जाता होगा। उसके बाद जैसे उसके पास मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा या कुछ भी छोटा मोटा काम होगा, उसके लिए तो स्टाफ नहीं रखेगा ना पर्टिकुलर, उसके लिए बाहर से एजेंसी हायर करेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, कुछ उसका सीए को भी हायर करता होगा कि हमारा ऑडिट करो, ये करो, कुछ क्या लेते हैं उस रिसर्च डेवलपमेंट टेक्निकल सर्विस भी लेता होगा। समझ में आ रहा है सबको? रिलायंस जो काम करवा रहा होगा उसके बदले ये पेमेंट करेगा। काम बहुत तरह का हो सकता है, बहुत टाइप का वर्क हो सकता है उसका, किसी टाइप का वर्क कराएगा उसके लिए पेमेंट करेगा। इन लोगों को कितना लोग मान लेते हैं, एटलीस्ट 10-15 लाख लोगों को पेमेंट कर रहा है। 10-15 लाख लोगों को ट्रैक करना मुश्किल है सरकार के लिए, इसको ट्रैक करना तो कीजिए। तो अब सरकार इनको ना बोलेगी कि आईटीआर आप फाइल करो, इसको नहीं बोलेगी नहीं,
सरकार क्या बोलेगी कि रिलायंस तो भैया आप जो पेमेंट कर रहे हो इन लोगों को, पेमेंट करने से पहले ना आप 1% या कुछ भी परसेंटेज डिसाइड कर देगी, सबके लिए अलग अलग परसेंटेज है, तो वो परसेंट अपना सरकार को पहले जमा करा दो। किसको जमा करा दो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप जमा करा दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टीडीएस के नाम पे जमा करा दो, इसी आदमी के पैन पे। पैन नंबर किसका का देना है? इन्हीं सब आदमी का देना है कि हमने इस आदमी का इतना जमा कराया, इस आदमी का इतना जमा कराया, इसका इतना जमा कराया। कि पैन कार्ड इनका ले लो, बता देना कि इस आदमी के पैन पे इतना हमने टीडीएस काटा, इसको इतना अमाउंट मैंने पे किया, इतना इसका टीडीएस काटा और इतना आपको पे कर रहा है। तो ये कैसे बताएगा? एक टीडीएस रिटर्न होता है, टीडीएस का पेमेंट होता है और एक टीडीएस का रिटर्न होता है। रिटर्न जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न होता है आईटीआर, वैसे टीडीएस का रिटर्न होता है टीडीएस रिटर्न। ये मंथली पेमेंट करते हैं हम सरकार को टीडीएस काट के, और ये हम लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं। जिस रिटर्न का मतलब क्या? डिटेल। रिटर्न का मतलब क्या होता है? डिटेल। एक फॉर्म होता है, बस वो फिल करना होता है, ठीक है। तो इतना समझ रहे हैं आप लोगों के? रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक फॉर्म होता है जो भर के सरकार को डिटेल में बताना होता है कि ये हमने काम किया है, जो सरकार हमसे डिटेल मांगती है। तो बस इतना समझना है कि तो ये लोग जो इन लोगों को जो पेमेंट मिल रहा है, जो रिलायंस है वो पेमेंट कर रही है, उससे क्या काट लिया? टीडीएस काट लिया। तो टीडीएस काट के कहाँ जमा करा दिया? सरकार के पास जमा करा दिया। अब ये क्या करेंगे? जो टीडीएस काटे हैं इन लोगों को, मान लेते किसी एक आदमी का पेमेंट बन रहा था 1 लाख रुपए, उसका मान लेते फॉर एग्जाम्पल 1% ही टीडीएस कटा है, 1% ही टीडीएस कटा है। 1% टीडीएस कितना हो जाता है? 1000 रुपया। जिसको 1 लाख मिलना था, अब उसको 99,000 रुपये मिलेगा, तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा फील होगा, बुरा फील होगा? तो कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा क्यों टीडीएस काटा है? तो कंपनी क्या बोलेगी? टीडीएस काटा है आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन पे जमा करा दिया है। उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट दे देगा, थमा देगा। तो वो क्या करेगा? वो पर्सन जाएगा और अपना ये क्या क्लेम करेगा? टीडीएस 1000 का टीडीएस क्लेम करने के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। क्या करेगा? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। जो सरकार चाहती थी कि सब आदमी अपना रिटर्न फाइल करे, ताकि सरकार को पता चले कितना टैक्स मिल रहा है, कौन आदमी कितना कमा रहा है। तो उसके लिए ये हुआ प्रोसेस। समझ में आया कि टीडीएस का क्यों है? आया समझ में आया? टीडीएस क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि सरकार चाहती सब आदमी रिटर्न फाइल करे और सरकार को टैक्स टाइमली मिले और टाइम से पहले मिल जाए। जैसे ये पेमेंट कर रहा है, टीडीएस काट के सरकार को जमा करा। अब पहले नॉर्मली क्या होता है कि ये सब आदमी को सरकार बोलेगी एक एक आदमी को जाके कि आप रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न फाइल करो। लेकिन अब क्या सरकार कह रही है? आप ही टीडीएस काट के सरकार को दे दो, ये आदमी अपना रिटर्न फाइल करेगा अपना आराम से। बाद में देखेंगे कि वो खुद बताएगा कि मेरा इनकम इतना था, उसमें से इतना मेरा टैक्स बनता है, इतना एडजस्ट कर लो, बाकी रिफंड कर लो। समझ में आया? एक एग्जाम्पल देते हैं अपना क्लास के। मानिए क्लास में मान लेते 20 स्टूडेंट है, ठीक है। अब 20 स्टूडेंट है, अब या ऐसे मानिए मैं एक कंपनी है, ये कोई एक कंपनी है, इसमें 20 वर्कर 20 स्टाफ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सरकार 20 स्टाफ को बोलेगा कि आप रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न फाइल करो, आप रिटर्न फाइल करो। मान लीजिए 20 में से 5 लोगों ने फाइल किया, बाकी ने नहीं किया। फिर सरकार उसको नोटिस भेजेगा, ये करेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो सरकार क्या करेगी? बोले 20 से हम डील क्यों करें? इसका मालिक कौन है? मालिक को देखो, मालिक कौन है? एक जो मालिक है उसी को पकड़ दो, उसको पकड़ लो, अपने पास बिठाओ, चाय पानी पिलाओ आराम से, और इन्हीं को समझा दो कि भैया ऐसे ऐसे काम होना है, अगर आप नहीं करोगे तो आप ही को नोटिस इशू करेंगे, आप ही को सब काम करेंगे। तो वो क्या हो गया? अब सरकार ने पकड़ लिया इसी को, कि इसी को बोलेंगे इन आदमी से बाद में देखेंगे क्या होना है आपका। अभी तो फिलहाल हम किससे डील कर रहे हैं? ये 150 करोड़ को बोल रहे हैं। ऐसे चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम लोग, इन्हीं को अपॉइंट करते हैं कि आप टीडीएस काट लो। क्या कर लो? टीडीएस काट लो। आप ही लोग काट के जमा कराओ सरकार को। अगर आप लोग टीडीएस नहीं काटोगे तो सरकार क्या करेगी? नोटिस इनको नहीं भेजेगी, सबसे पहले आपको भेजेगी। इनको तो जो होना है बाद में देखेंगे ही देखेंगे, आप उससे पहले आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। समझ में आए? तो टीडीएस क्यों जमा करवा रही है? क्योंकि सरकार का आईटीआर टाइमली फाइल चाहती है, आईटीआर चाहती है सरकार सब लोग फाइल करे, और क्या चाहती है? सरकार को टैक्स टाइमली मिले। क्या मिले? टैक्स टाइमली मिले। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। जैसे कोई जो है कहीं भी स्टाफ काम कर रहा है, हाँ, और सैलरी पे भी टीडीएस कटता है। हाँ बिल्कुल करता है। तो सैलरी पे क्या उनका टोटल जितना सैलरी है उस पर टीडीएस कटता होगा, तो उसका रिटर्न कैसे फिर वो फाइल करेगा? उसका इनकम तो जनरेट उतना ही दिखाएगा, फिर खर्चे कैसे हो जाएगा? हाँ, सैलरी नहीं होता बिल्कुल भी। रिटर्न फाइल क्यों करते हैं?
रिटर्न फाइल इसलिए नहीं करना कि आपको रिफंड क्लेम करना है, रिटर्न इसलिए फाइल करना है कि सरकार को पता चले कि आपका इनकम कितना है। इनकम तो दिखा दिया, रिफंड तभी ना देगा जब उनके दायरे में नहीं हो। टैक्स उसका जैसे मान लेते हैं किसी का टीडीएस कट गया 50,000 रुपया, उसका टैक्स बना 23,000, रिफंड अब कितने का क्लेम करेगा? जो बैलेंस बचा उतने का रिफंड क्लेम कर लेगा। कितने का क्लेम करेगा? 27,000 का। सिनेरियो 2, अगर मान लेते हैं किसी का टीडीएस कटा हुआ है कितने का? 75,000 का, उसका टैक्स बना कितना? 79,000। अब वो क्या करेगा? रिफंड कितने का क्लेम करेगा? 0, क्योंकि उसका जो टैक्स बन रहा है ना, उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा सरकार को, और कितना? 4,000। ये है सब। और जो इसके में दायरे में ही नहीं आया तो इसके दायरे में नहीं आया, जैसे टैक्स के दायरे में नहीं आता अगर मान लेते हैं किसी का टीडीएस कटा, सिनेरियो 2 मान लेते हैं, सिनेरियो 3, सिनेरियो 1, अगर किसी का टीडीएस कटा कितना? मान लेते हैं 1 लाख, ठीक है, उसका टैक्स बना कितना? 0। अब उसके बाद क्या कहते हैं, उसको रिफंड कितना मिल जाएगा? कितना मिलेगा बताओ आप लोग? टोटल अमाउंट मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा उसको रिफंड, सिंपल। इसमें फिर नहीं कटेगा काम कटेगा, टैक्स बनेगा तभी तो लेगी ना सरकार। सरकार तो कहती है जितना टैक्स बनता है उतना ही पे करो, लेकिन आईटीआर तो फाइल करो, तभी तो पता चलेगा मुझे कि कितना आपका इनकम है। अब मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, ये एक उसी रिलायंस कंपनी में काम करता है। मिस्टर एक्स सैलरी पे है, सुबह 4 बजे उठता है बेचारा, 6 बजे ट्रेन पकड़ता है, 10 बजे काम पे पहुंचता है, शाम को 6 बजे छुट्टी होता है, 7-8 बजे तक घर पहुंचता है, खा पी के सो जाता है, फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन, ठीक है। अब इसको सैलरी मिला 8 लाख रुपए, क्या टैक्स पे करना पड़ेगा इसको? मान लेते मिस्टर वाई है, बेचारे का सेम कहानी है, इसकी भी सैलरी पे है, ये क्या कहते हैं कमाता है 4 लाख रुपए, क्या इस पे टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मान लेते हैं ये तो सैलरी हो गया, फुल डे इंगेज्ड है वो, अगर मान लेते हैं मिस्टर ए है, एक मिस्टर ए, ये भी रिलायंस कंपनी के लिए ही काम करता है, लेकिन रिलायंस कंपनी में अब सैलरी पे नहीं है, ये क्या है? सैलरी पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब क्या? रिलायंस कंपनी में गया था जॉब इंटरव्यू के लिए, अब वहाँ कंपनी वालों ने क्या बोला कि 10 से 6 काम करना पड़ेगा, वो देख लिया, वो पहले हिसाब किताब कर लिया, मैथमेटिक्स का पक्का में था, वो देख लिया 10 बजे आना है तो मतलब 4 बजे मुझे जगना पड़ेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि 4 बजे जगना पड़ेगा, 6 बजे और छुट्टी होगा मुझे 10 बजे पहुँचूंगा घर पे, कैलकुलेट करके बोला यह नहीं मैं काम नहीं करूँगा, तो रिलायंस कंपनी ने बोला देखा उसके अंदर टैलेंट है, अब क्या करेगा? बोला ठीक है आप हमारे यहाँ सैलरी पे काम नहीं करो, अब जितना काम करोगे उतना पैसा ले लो, मतलब एक आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, एक काम आपको असाइन कर देंगे, ये काम कंप्लीट करो, और जैसे मान लेते हैं एक डिजाइन बनाने के लिए दे दिया, ये डिजाइन बना दो आप, और इस काम का हम आपको 10 लाख रुपए पे कर देंगे, चाहे आप 1 महीने में बना दो, 2 महीने में बना दो, चाहे 1 साल में बना दो, चाहे 5 साल में बनाओ, आपको जब भी कंप्लीट हो जाए या जैसे जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे वैसे हम आपको पेमेंट करेंगे। समझ में आए? अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सिनेरियो देखिए, इसमें क्या है? टाइमिंग फिक्स है, ये सैलरी है, जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा जो काम बोलेगा उसको करने के लिए वो काम करना पड़ेगा। इसमें क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया यही काम पर्टिकुलर काम करना है, चाहे जैसे भी मैं कंप्लीट करूँ इसको, चाहे जब भी आके करूँ, चाहे 10 बजे का टाइम है ऑफिस का, मैं 5 बजे भी आऊँगा शाम को चलेगा, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, बस काम टाइमली कंप्लीट करके दे देंगे। समझ, इसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी एग्रीमेंट कहते हैं, एग्रीमेंट कर लिया हमने कि इस टाइप का काम करेंगे। अब इसमें क्या, इसमें इसका इनकम कितना होगा बताइए? 10 लाख का उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब इसमें उसका इनकम कितना होगा? जिस महीने में उसको जितना पेमेंट आएगा उसके बिहाफ पे नहीं, मान लेते 10 लाख पूरा पेमेंट कर दिया, काम कम एक ही महीने में कंप्लीट कर दिया, उसको पेमेंट मिल गया। अब इस पे तो टैक्स भरना पड़ेगा। इनकम कितना होगा? इनकम कितना होगा पहले इनकम बताइए, तभी तो टैक्स पे करेगा। इतना पैसा उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इतना काम उसका कंप्लीट करवा दिया, अब
इनकम तो अगर यदि इतना पैसा हो तो इतना ही तो इनकम में काउंट हो गया ना। अच्छा, मान लेते हैं ये अकेला बंदा 10 लाख का काम लिया, लेकिन उसको लगा कि 10 लाख का भी मिला है, आगे कंपनी और दे सकती है, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते, और 2-4 बंदे साथ में ले आए, 2-4 फ्रेंड, तो 2-4 फ्रेंड साथ में लाए, तो उसको उसने 8 लाख रुपए तो उसी को पेमेंट कर दिया, इसको बचा 2 लाख रुपए मात्र। इनकम कितना हो गया? 2 लाख। दो। मान लेते उसका ये 7 लाख की पेमेंट किया, इनकम कितना हो गया? तो इनकम तो यहाँ पे सर्टेन नहीं है ना, इनकम तो फिक्स नहीं है, इनकम फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका कितना खर्चा हुआ उस पर डिपेंड हो रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे इनकम फिक्स नहीं है क्या फिक्स? ऊपर सैलरी में तो फिक्स है कि इतना ही मिल रहा है, वो इतना ही कमाएगा। क्या सैलरी में ऐसा कह सकता है मिस्टर एक्स मुझे अपॉइंट किया है कंपनी ने, तो मैं अपने भाई को भी ले चलता हूँ, आज काम घर पे ऑफिस में काम ज़्यादा है तो भाई को ले चलता हूँ, दोस्त को ले चलता हूँ, ऐसा कह सकता है? नहीं। लेकिन इसमें क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसलिए यहाँ पे इनकम फिक्स है, ये आप ही का इनकम है, आपको दिया जा रहा है, आपकी सैलरी में फिक्स है, लेकिन अदर चीज में फिक्स है क्या? नहीं, अदर चीज में फिक्स नहीं है। इसलिए यहाँ पे रेट जो है, यहाँ पे टीडीएस का जो आप रेट बोल रहे थे, टीडीएस का रेट नॉट फिक्स, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे? मतलब डिपेंड करता है इनकम पे। जिसका 4 लाख इनकम है उसको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं बनेगा, जिसका 8 लाख रुपए का 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, एम्प्लॉयर खुद करेगा, जो उसको सैलरी दे रहा है वो खुद कैलकुलेट करेगा पहले ही। आज साल का फर्स्ट डे, आज ही कैलकुलेट करेगा कि इसको साल में 8 लाख रुपए देंगे पूरे साल में, तो इसका इनकम इतना होगा, उस पर टैक्स इतना बनेगा, तो इतना इतना करके हर महीने इसकी सैलरी से काट लेंगे, तो उतना इसका टैक्स पूरा हो जाएगा। तो ये टैक्स उतना ही काटेगा जितना टैक्स बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब कितना टैक्स काटे, यहाँ पे कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कैसे पता चलेगा आयुष? बताओ अंकित, राम साम कोई तो बता दो। 3 लाख में तो कटेगा ही। एम्प्लॉय इसको कैसे पता चलेगा? रिलायंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, कितने आदमी से काम कंप्लीट करवाएगा, कितने दिन में? तो चलो वहाँ एग्रीमेंट में लिखा होगा इतने दिन में आपको कंप्लीट करना है। अब कितने एम्प्लॉय को एंगेज करेगा, कितना स्टाफ एंगेज करेगा, कंपनी को कैसे पता? जिसके द्वारा कॉन्टेक्ट होगा सर, वो सारा इसके लिए रखा हुआ। मान लेते हैं हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ये टेबल ना मुझे पसंद नहीं है, आप एक दूसरा टेबल बनाना है, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब आप क्या करिएगा? आपको काम नहीं आता, आप क्या करिएगा? एक मिस्त्री हायर करिएगा। हाँ, मिस्त्री हायर करिएगा, हो सकता है वो 400 में काम कर दे आपके लिए, आप हो सकता है 1000 में काम कर दे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिख के ही दूंगा कि आप 1000 वाला ही मिस्त्री एंगेज करवाओगे इसके लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हुआ। तो इसके लिए फिक्स है, इसके लिए सरकार ने क्या बोला, हम ना इनकम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सैलरी में तो ठीक है इनकम पे थे, इसमें ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं ना, इसी पे एक रेट फिक्स कर देंगे, परसेंटेज फिक्स कर देंगे, उसी हिसाब से आपको टीडीएस काटना है। समझ में? सैलरी पे अलग जो है, इस पे जो है, इस सैलरी पे जो टीडीएस करता है वो सेक्शन है इसका 192, क्या है 192, और अदर जो टीडीएस कटेगा कुछ भी होगा तो उस पे क्या होगा, सेक्शन 194 वाले में होगा। आगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के बहुत सारे सेक्शन, समझ में आए? तो ये सारे सेक्शन है। तो सैलरी के लिए अलग सेक्शन 192, क्यों अलग है? क्योंकि सैलरी में फिक्स है, इनकम इतना ही है आपका, और अदर चीजों में क्या है, इनकम फिक्स नहीं है, रिवेन्यू फिक्स है कि इतना तो आना है, एग्रीमेंट हो गया इतना तो बनेगा ही बनेगा इनका, समझ गए? तो उसी तरह है ये टीडीएस का प्रोविजन है, समझ में? टीडीएस का है समझ में? एक टीसीएस होता है, क्या होता है? टीसीएस। जैसे टीडीएस है वैसे टीसीएस है। अब टीसीएस क्या है? अब टीसीएस क्या है बताइए? जैसे टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का मतलब क्या है? कलेक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या कर लिया, जिस जो पेमेंट कर रहा है, पेमेंट में से माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। कलेक्टेड का मतलब क्या हुआ? कलेक्ट करना सर, जो पेमेंट रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है उसी में ऐड कर दिया। कलेक्ट का मतलब क्या है? ऐड करना, और पेमेंट इसका डिडक्ट का क्या मतलब है? डिडक्ट, माइनस करना, यही होता है ना। अब मान लेते हैं पेमेंट किसी को करना था 1 लाख, उसमें 1000 रुपये उसमें डिडक्ट कर लिया, अब पेमेंट कितना करेगा? 99।
उसी तरह कलेक्ट टीसीएस में आते हैं, इसमें क्या होता है 1 लाख रुपए उसको कलेक्ट करना था, 1 लाख रुपए उसको अपना पैसा बन रहा था। सरकार ने क्या बोला कि आप 1 लाख रुपए तो कलेक्ट कर ही रहे हो, टीसीएस का और पैसा कलेक्ट करो 1000 रुपए या 100 रुपए जो भी है। अब कितना पेमेंट लेगा ये, जो कंपनी था, कंपनी अगर पेमेंट ले रही कितना लेगी 1,01,00,000 रुपए। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है समझ में? पहले इसका पर्पस समझ में आया, टीडीएस का पर्पस क्या है, क्या है टीडीएस का पर्पस? जो भी इनकम जनरेट कर रहा है उसका मतलब कि टैक्स जो है रियल टाइम पे जो गवर्नमेंट को 2 चीजें मिल जाए, क्या मिल जाए, आईटीआर मिल जाए और टैक्स मिल जाए। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स का रिटर्न सब लोग फाइल करते हैं कि बता दे मेरा इतना इतना इनकम है, और दूसरा चीज क्या, टैक्स पैसा मिल जाए, सरकार को जितना टैक्स बनता है उतना मिल जाए। अब वो कैसे जाएगा, सब आदमी इग्नोर करता है, उस इग्नोर को कहते हैं, जो इग्नोर वाला आदत है उसको छुड़वाने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, टीडीएस का प्रोविजन लाया। टीडीएस काटो भी अगर रिटर्न तो अपने आप फाइल करेगा, पैसा फंसा हुआ रहेगा, पैसा फंसा हुआ रहेगा। तो जिसका फंसा हुआ भी नहीं रहेगा तो उसको नोटिस लोग भेजेंगे बाद में, उसका तो पैसा तो एटलीस्ट आ गया ना, पूरा ना आया कुछ तो आ गया। मान लेते हैं किसी का 10 लाख रुपए का, किसी का 10 लाख रुपए का पेमेंट आया अकाउंट में जैसे भी आया 10 लाख रुपए पेमेंट आया, उसमें से उसका 2000 रुपए कट गया, 2000 रुपए कट गया मतलब कितना, 9,98,000 आया उसको पैसा। मान लेते हैं उसका टैक्स बना कितना, 15,000 रुपए टैक्स बना। अब वो सोचेगा कि मेरा 2,000 रुपए कहते हैं टीडीएस कट गया है और अभी रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरा 15,000 रुपए लगेगा, क्या रिटर्न फाइल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? कंपलसरी उसको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं करता है, सरकार क्या बोलेगी, सरकार सोचेगी चलो 15 नहीं तो 2 तो आया सही। तो सर पहले क्या होता है, टीडीएस काटने के लिए नहीं बोलती सरकार तो क्या होता है, 2 भी नहीं मिलता, और सरकार ने बोलते टीडीएस काट के इसको पेमेंट कर दो, इसका टीडीएस काट ले 2,000 रुपए। अब सरकार क्या बोल रही है 15 आने हैं 2 तो आए। लेकिन अब उसको अगर नोटिस भेजना होगा, देखेगा कि इसको नोटिस भेजना चाहिए इस आदमी को, तो नोटिस भेजेगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, तो जल्दी से रिटर्न फाइल करिए। फिर भी नहीं सुनता है, फिर आगे सरकार कार्यवाही करेगी। तो जो भी है मतलब सरकार को कुछ तो मिला, समझे? अगर मान लेते हैं कि ये 15,000 नहीं सिर्फ 5,000 ही होता है तो रिटर्न फाइल करता है आदमी, तब तो रिटर्न फाइल कर देता हूं। हम करे नहीं करे, सरकार को क्या 5,000 में से 2,000 मिल गया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मिला सरकार को। अब अगर सरकार खर्चा भी करती है, इसी पैसे से खर्चा कर सकती है, सरकार तक कुछ पैसा पहुंच गया। इसका मेन पर्पस ये है कि सरकार को उसका टैक्स जो बनता है वो मिल जाए, और जिसका टीडीएस कट गया उसको रिटर्न नॉर्मली फाइल करना ही कंपलसरी है, और नॉर्मली लोग रिटर्न फाइल कर ही देता है, करना ही चाहिए। जिसका टीडीएस जिसका टैक्स बनता है उसको करना ही चाहिए। जिसका 3 लाख से ज़्यादा इनकम है उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, नहीं करता है, तो उसी से बचने के लिए सरकारी प्रोविजन लेके। सर ये कैसे चेक करेंगे जैसे टीडीएस कट रहा है नहीं कट रहा है? पैन से, पैन कार्ड से पहले तो देखो कौन आदमी है, उसको जिसको पेमेंट आ रहा है उसको पता चल जाता है कि पेमेंट इतना आना था, इतना ही आया। नहीं जैसे कि लोकल में लोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कोई बैंक वगैरह छोटे मोटे बैंक में काम करता है, कमीशन के तौर पर मिलता है पैसा, टीडीएस कटता है। कमीशन, बिल्कुल कमीशन पे भी टीडीएस कटता है। तो उनको तो उतना पता नहीं होता क्या कट रहा है नहीं कट रहा है, क्योंकि उनको कोई वॉचेस वगैरह मिलता नहीं है। हाँ, वहाँ पे दिक्कत हो, वहाँ पे पैन कार्ड से चेक करेंगे, साइट मतलब पैन कार्ड की साइट पे जाकर इनकम टैक्स का साइट है incometax.gov.in, उस पर लॉगिन करिए, पैन कार्ड से आईडी बनाना पड़ता है, उस पर लॉगिन करिए, लॉगिन करके चेक करिए, लॉगिन करके चेक करिए। फॉर्म 26AS होता है, फॉर्म 26AS कहते हैं, इस पर चेक करिए, इनकम टैक्स लॉगिन करिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सारा चीज़ लिखिएगा, इस पर टीडीएस कितना कटा है, टीसीएस कितना कटा है, सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक, टीडीएस टीसीएस समझ में आया आपको? अब सबके लिए ना ये जो सैलरी है, सैलरी को छोड़ देते हैं अगर, तो उसके अलावा जितना चीज है, जैसे इन्होंने बोला एक कमीशन, दूसरा और कुछ रेंट पे करते हैं, तीसरा प्रोफेशनल सर्विस, जैसे हम लोगों का सर्विस है सीए सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, और कॉन्ट्रैक्ट वर्क। कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसा, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, और
सैलरी को छोड़ के जितना भी चीज़ है सबके लिए एक परसेंटेज डिफाइंड है, परसेंटेज डिफाइंड है, इसी हिसाब से इनका टीडीएस कटेगा। आया समझ में? तो किसके लिए कितना परसेंट है उसके लिए ना बहुत सारे सेक्शन, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रिंट आउट ले गया। अगर जिसको लगता है कि पढ़ना चाहिए वो पढ़ सकता है। जैसे देखिए सैलरी के लिए दे रहे हैं जिसपे कोई टीडीएस का रेट नहीं है, ठीक है, सब लोग ले लीजिए के ये कौन सा ये लीजिए, मिलेगा आयुष, सबको मिलेगा, सबके लिए। ठीक है, कोई एक दे दीजिए, आपस में देख लीजिए, कोई एक दे दीजिए, थोड़ी देर के लिए। देखिए इसमें क्या है, पहला है सैलरी, ठीक है, सैलरी क्या है, देखिए रेट डिफाइंड है, कोई रेट डिफाइंड नहीं है। दूसरा क्या है 192A, इसको छोड़ दिए, आप आ जाइए ना, कहाँ पे आ जाइए, ये 194D पे आइए पहले, 194D, ये सेक्शन लिखा है 194D। हाँ, ये क्या है, इंश्योरेंस कमीशन है, कि कमीशन किसको देंगे और कितना देंगे, कब टीडीएस काटना है। इंश्योरेंस कमीशन, कमीशन तो बहुत तरह का हो सकता है ना, क्या कमीशन कितने तरह के हो सकते हैं, बहुत तरह का हो सकता है। एक इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन मिलता है, एक बैंकिंग का काम करता है उसको कमीशन देता है, मान लेते हैं हम क्या कहते हैं कोई और भी है तो किसी तरह का और भी हो सकता है। कमीशन हर तरह का हो सकता है, कमीशन एजेंट अवेलेबल है मार्केट में। तो अब जैसे इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट जो होता है, जो एलआईसी वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो उनको इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, कमीशन देती है, 30% 40% जो भी उनका कमीशन होता है, कमीशन पे करती है। तो कमीशन पे टीडीएस कब कटेगा, मान लेते हैं किसी को इंश्योरेंस कंपनी ने कमीशन दिया 5000 रुपये, क्या टीडीएस काट ले इसका, काट ले नहीं, 10,000 रुपये दिया काट ले, 15,000 दिया काट ले, नहीं काटेंगे। तो 15,000 रुपये दे रखे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट, यहाँ तक नहीं कटेगा, इसके बाद कटेगा, ठीक है। 15,000 1 रुपये जैसे दीजिएगा कटेगा, ठीक है। 15,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा, 15,000 के बाद से टीडीएस काटना है आपको, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है ऊपर, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, यहाँ तक नहीं कटेगा, उसके आगे आपको कलेक्ट करना है, उसके आगे प्रोविजन अप्लीकेबल है, ठीक है। और कितना कटेगा, देखिए 2 चीजें लिखा है, एक इंडिविजुअल का है, एक कंपनीज का है। एक इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर का आपको अगर पेमेंट कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, जैसे राम श्याम मोहन जो भी है, उसको पेमेंट कर रहा है, इसका कितना कमीशन पे टीडीएस कटेगा, 5%। तो जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी वगैरह है या कुछ और है, तो उसका कितना कटेगा, 10% लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिविजुअल का अलग, कंपनी का अलग। उसी तरह देखिए उसके बाद आइए आप लोग 194 पे, सेक्शन 194, सिंपल 194, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है पता है आप लोगों को, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उनको डिविडेंड मिलता है। वैसे तो क्या कहते हैं, हम लोग पैसा किसी को देते हैं इंटरेस्ट पे, क्या मिलता है हम लोगों को, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको क्या मिलता है, डिविडेंड। डिविडेंड जिसको मिलता है उसको कब टीडीएस कटेगा उसका, जब उसका 5,000 रुपये से ज़्यादा कोई कंपनी डिविडेंड पे करेगा किसी भी आदमी को, तो उसका टीडीएस काटा जाएगा, कंपनी टीडीएस काट के उसको डिविडेंड देगी। कितना परसेंट कटेगा उसका टीडीएस, 10%, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी सेम रेट है टीडीएस का। तो 10% यहाँ कटेगा, तो कितना कटेगा, अगर मान लेते हैं 10,000 किसी को पेमेंट आया तो टीडीएस कितना काटेगी कंपनी, माइनस कर देगी 10%, 1,000 रुपये हो जाते हैं 10%, इसको डिविडेंड का पैसा कितना मिलेगा, 9,000 रुपये। समझ में आए। उसी तरह आगे देखिए, इसमें सब चीज का दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट उसके सजेस्ट नीचे, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हो, किसी को भी इंटरेस्ट पे किया हमने अदर देन सिक्योरिटी, मतलब कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट आ गया तो उसके लिए ये वाला आएगा। इस वाले केस में क्या होगा, 194A में क्या होगा आपका, अगर सीनियर सिटीजन होगा तो 50,000
इसमें कितना है 50,000 और 40,000। 50,000 किसके लिए है? सीनियर सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन कौन होता है? जिसका 60 साल से ज़्यादा एज हो गया है, और उससे अगर नहीं है, सीनियर सिटीजन नहीं है कोई, तो उसके लिए कितना है 40,000 का थ्रेशोल्ड है। 40,000 का अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी को बैंक में या जहाँ भी वो पैसा रखा हुआ है, वहाँ से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 रुपये से ज़्यादा, तो उसका क्या 10% टीडीएस कट के आएगा। कितना कट के आएगा? 10% कट के आएगा। किसी को 42,000 रुपये पेमेंट आना है इंटरेस्ट का, तो उसको कितना आएगा? 4200 रुपये कट जाएगा, बाकी जो बचा वो पेमेंट आएगा। और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसका 50 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 50 से ऊपर उसको मिलेगा। समझ गया है? अब देखिए 194 BA, 194 BA, इसमें क्या है? ऑनलाइन गेम्स। हाँ, ये क्या है? ऑनलाइन गेम बहुत खेलते हैं आजकल। क्या क्या गेम है? हम तो नहीं खेलते, हमको नहीं पता, कोई खेलता हो तो बताइए। कौन कौन सा गेम है बताइए? PUBG है, फ्री फायर है। देखिए कितना ड्रीम 11 है, PUBG है, ये सब पैसा देता है। एविएटर है। क्या है? एविएटर नया आया। जो भी है, हमने तो खेलना नहीं है, बस इतना ही जाना। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कितना तक कटेगा? 0 नील। यानी 1 भी रुपया अगर वो पेमेंट वहाँ से आता है उसके पास, तो उसको कितना टीडीएस काटना पड़ेगा? रेट देखिए जरा, रेट देखिए कितना है? 30% उसको टीडीएस काटना है। अगर वो 100 रुपये कमाए तो 30 रुपये क्या करेगी सरकार? छीन लेगी। क्या करेगी? खा लेगी। 30 रुपये ले लेगी और बाकी इसको कितना मिलेगा? 70 रुपया मिलेगा। समझ गए? क्या है समझ में? गेम नहीं खेलना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? 194 BB। BB मतलब वो वाला BB नहीं है, दूसरा वाला BB। 194 BB, इसमें क्या है? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घोड़े का रेस हुआ करता है फिल्मों में। अभी तो यहाँ कहाँ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिल्मों सब में होते रहता है। रेस पे पैसा लगाया जाता है, तो वहाँ से जो जीता जाएगा उसको 10,000 तक बोला, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। छोटा मोटा लोग लगाते हैं, और अगर बड़ा बड़ा गैम्बलर है तो वो लोग लगाते हैं, उसका 30% वहाँ से टीडीएस कटेगा। तो ये देर का थ्रेशोल्ड और आगे रेट है, समझ में? उसके बाद क्या है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर। अभी जो मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्टर, अभी बताया था ना कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल बताया, एग्जांपल दिया था। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये काम कंप्लीट करना है, आपको कैसे करना है, कब करना है, आप समझिए। तो उस केस में क्या है? कितना तक है? सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 तक और इसको बहुत इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, क्योंकि जहाँ पे आप काम करिएगा ये बहुत आता है। ये वाला बहुत आएगा, इंटरेस्ट वाला बहुत आएगा, और एक सेक्शन और बताएगा, ये सब बहुत आएगा। इंटरेस्ट वाला बहुत आएगा 194A, और ये 194 BB, और एक सेक्शन 194 जो अभी बताया डिविडेंड का। इस सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 194, 190, उसके बाद 194C, 194 DB कर लीजिए। इंश्योरेंस एजेंट बहुत मिलते हैं आप लोगों को। अगर देखिएगा किसी का कमीशन आ रहा है 15,000 से ज़्यादा, उसको बोलिए भैया रिटर्न फाइल कर दो, रिफंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना जो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखना है, बाकी ये आपके ऊपर है, याद रखना चेक रखिए। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या कह रहे हैं? सिंगल पेमेंट इतना होना चाहिए और एग्रीगेट में इतना होना चाहिए, 1 लाख रुपए। इसका क्या मतलब है? बोले एक राम आदमी है जो भी अभी काम कर रहा था, मेरा किस चीज़ का, कारपेंटर का काम, टेबल बनाने का। उसका कितना 20,000 रुपये का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने। ठीक है, 20,000 का क्या किया मैंने? कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको, टेबल बनाना है, ऐसे बनाना है। वो आया, बनाया, गए। तो क्या उसका टीडीएस काटूँ मैं? 20,000 रुपये काट लूँ टीडीएस? नहीं। कब काटना है? जब एक पेमेंट सिंगल काम करवा रहा हूँ, उसके लिए एक बार पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसके लिए कितना है? 30,000 रुपये। अगर मान लेते एक बार काम पसंद आया, एक टेबल बनवा लिया, मुझे 10 टेबल बनवाना है 20,000 का, मतलब 2 लाख का, क्या आप टीडीएस काटूँ? तो काम तो 20,000 का ही है, लेकिन एग्रीगेट में कितना चला गया? टोटल जोड़ के पूरे साल में कितना चला जाएगा? 2 लाख से ज़्यादा चला जाएगा। तो अब क्या काटना पड़ेगा? अब कितना काटेंगे? क्वेश्चन आता है, काटना तो पड़ेगा, लेकिन कितना काटेंगे? तो रेट कितना दे रखा है? 1% या 2%? 1% या 2%?
ठीक है, ये इधर है ना रेट, यहाँ इसके नीचे इंडिविजुअल और अदर्स के लिए। एक क्वेश्चन किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, 2 क्वेश्चन किसके लिए? अदर्स के लिए। समझ में आया? एक क्वेश्चन इंडिविजुअल के लिए, 2 क्वेश्चन अदर्स के लिए। और पहले भी एक हमने पढ़ा था सेक्शन, इसमें यहाँ पे कुछ कम था, यहाँ पे ज्यादा था। वो किसमें पढ़ा था? इंडिविजुअल के लिए और अदर के लिए बताया था ना भी आप लोगों को। हाँ, इंश्योरेंस कमीशन में, इंश्योरेंस कमीशन में भी क्या बताया था? इंडिविजुअल के लिए वहाँ कितना था? 5% और अदर्स के लिए कितना था? 10%। यही था। ऐसा क्यों हो रहा है? अदर्स को इतना क्यों काट रहे हैं? इंडिविजुअल से कम क्यों ले रहे हैं? तो इंडिविजुअल से आम आदमी होता है तो उसका कम टीडीएस काटा जाता है। अदर्स मतलब बहुत बड़ा कंपनी वगैरह होता है, उसका और भी काम धंधा होता है, बहुत बड़ा चीज़ होता है, इसलिए उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, ज़्यादा टीडीएस लिया जाता है। तो इन लोगों का ज़्यादा टैक्स बनता है, इन लोगों का कम टैक्स बनता है। ठीक है, इन लोगों के लिए कुछ छूट भी है, 3 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता है। इन लोगों के लिए शुरू से टैक्स लगता है, जब 1 रुपया कमाएगा तो टैक्स लगेगा। समझ गए? इसलिए इंडिविजुअल के लिए कम रेट है, उसके लिए ज़्यादा है। लेकिन कुछ ही सेक्शन में, सब में नहीं, कुछ ही सेक्शन में। जैसे एक पहले हमने बताया उसके लिए 194 बी के लिए, और ये किसके लिए? 194 सी के लिए। समझ में आया? 194 सी ये इंपॉर्टेंट था। और भी देख लीजिए क्या क्या है। रेंट है ये 194 आई का है। नेक्स्ट पेज पे 194 आई। ठीक है, आई 194 आई किसके लिए है? रेंट के लिए। 2 तरह का रेंट हो सकता है। एक तो बिल्डिंग वगैरह बना दिया, घर वगैरह बना दिया, वो रेंट पे दे दिया। एक हो सकता है कि मैंने अपना प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो जैसे जेसीबी खरीदा वो रेंट पे दे दिया, कोई ट्रैक्टर खरीदा वो रेंट पे दे दिया, ट्रक खरीदा वो रेंट पे दे दिया, जनरेटर खरीदा वो किसी को रेंट पे दे दिया। ठीक है, तो 2 तरह का है इस पे रेंट। एक तो कौन सा है? बिल्डिंग, एक दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, अब इसके लिए अलग रेट है, इसके लिए अलग रेट है। जो मकान बना दिया एक बार, इसके बाद इसमें कुछ खर्चा नहीं होना, इस पे कम रेट होना चाहिए। एक बार बिल्डिंग वो क्या कहते हैं, नहीं मकान बना दिया उसके बाद कोई खर्चा नहीं होना, इनकम आना है, तो उस पर ज़्यादा इनकम होता है, ज़्यादा इनकम होता है, ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। तो दूसरा होता है कि हमने किसी को प्लांट एंड मशीनरी दे दिया, अब उससे बात कर लिया 50,000 रुपये आपका महीना हो गया फिक्स, और आपका जितना भी इसमें खर्चा है हम करेंगे। तो जैसे मान लेते किसी को जेसीबी दे दिया रेंट पे, उसमें क्या जाएगा? डीजल जाएगा, पेट्रोल जाएगा, जो भी जाएगा, उसमें स्टाफ रहेगा मेरा, कभी ये टूटेगा, कभी वो टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, वहाँ पे बहुत सारा खर्चा है। तो वहाँ पे रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या रेट आएगा? बताइए क्या रेट लिखा है? इस पे 10% है, इस पे कितना है? 2% है। और अच्छा कब काटा जाएगा? कब काटा जाएगा? तो दोनों के लिए सेम ही थ्रेशोल्ड लिमिट है, 2,40,000। साल का अगर 20,000 रुपये मंथली मान लेते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, कि उससे ज़्यादा रेंट होगा तो टीडीएस काटना पड़ेगा। क्योंकि रेंट है तो रेंट तो मैक्सिमम मंथली देखा जाए। ठीक है, हो सकता है कि किसी को 1 महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए, वो बात अलग है। 1 महीने के लिए दिया हो तो उसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज किया हो मैंने, 1 महीने के लिए दिया हो तो उसके लिए 5 लाख भी चार्ज कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, एक्सेप्शन केस। लेकिन नॉर्मली रेंट तो मंथली ही जाता है। अगर मंथली देखा जाए तो 20,000 और ईयरली देखा जाए तो 2,40,000। वैसे 2,40,000 ही याद रखिए, 20 लाख से कंफ्यूज हो जाएगा। 2,40,000 अगर साल में पेमेंट है, उसका रेंट है तो उसका टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना। रेंट के बाद ये 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस क्या है? प्रोफेशनल सर्विस में आ गया जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, जैसे इंजीनियर हो गया, जैसे इंटीरियर डेकोरेटर हो गया, जैसे आपका सिविल इंजीनियर हो गया। इन सब से किसी ने सर्विस लिया तो वो किस में चला जाएगा? प्रोफेशनल में। और टेक्निकल में क्या जाएगा? टेक्निकल में जो वो क्या कहते हैं, टेक्निकल सर्विस में जैसे कोई सिविल इंजीनियर है, ठीक है, उसका तो काम क्या है? डिजाइन बना दिया, ऐसे से बना दिया। अब वो उसका जो असिस्टेंट है वो काम करवाता है, वो काम भी तो करवाएगा, वो भी किसी में आएगा, इसी में आ जाएगा। है तो प्रोफेशनल सर्विस ही ना।
उसी का पार्ट है ना। तो टेक्निकल सर्विस उसमें कहते हैं मैंने एक बार प्लान बना दिया कि ऐसे ऐसे है, और उसी प्लान को आगे भी किसी को देता हूँ तो किस में आएगा, इसी में आएगा। तो एक तरह से हमारे प्रोफेशनल सर्विस इसमें डॉक्टर, लॉयर हो गया, वकील हो गया, और उसके बाद जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गए, सब चीज़ अकाउंटेंट में टेक्निकल में कह सकते हैं। 194 जे में टीडीएस कब काटा जाएगा? प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज आता है इसमें जैसे सीए, इंजीनियर, एडवोकेट और ये सब जो भी आता है सब इसी में आ जाएंगे। और भी किसी तरह का प्रोफेशनल सर्विस है तो सब इसी में, कंसल्टेंसी लिया है किसी ने तो कंसल्टेंसी भी इसी में आ जाएगा, डॉक्टर भी इसी में आ जाएगा। लेकिन बिजनेस के लिए तो डॉक्टर का क्या जरूरत पड़ेगा, पढ़ सकते हैं क्यों नहीं पड़ेगा। मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए डॉक्टर हायर कर लिया कि इनका हर महीने आके हेल्थ चेकअप कर दो आप, उसके लिए भी तो है। तो ये सारे इसी में आ जाएगा। और अब उसके लिए क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट कब कटेगा इसका? 30,000 का है। और क्या है कितना, 2% टीडीएस। 30,000 और भी कहीं यूज हुआ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि 30,000 पहले भी कहीं यूज हुआ। 30,000 का लिमिट और किसी चीज़ के लिए है क्या? अभी हमने डिस्कस किया है क्या? किसी को याद नहीं रहा? नहीं किया? एक बार सी देखने जाके सुन लो। हाँ, याद क्या करो, कहाँ का सेम लिमिट है, कहाँ का सेम रेट है, सब चीज याद क्या करो, तभी तो याद रहेगा। तो ये किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी सेम ही था, लेकिन वहाँ क्या था सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए। यहाँ सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 से ज़्यादा जैसे पेमेंट का उसका टीडीएस काट दीजिए। वहाँ यहाँ पे अगर इसको एक बार 20,000 पेमेंट करते हैं और दूसरी बार 30,000 रुपये पेमेंट, एक बार 20,000 करते हैं, एक बार 15,000 करते हैं पेमेंट, प्लस 15,000 रुपये दूसरी बार, टोटल हो गया 35,000। क्या टीडीएस काटोगे इसका? प्रोफेशनल का क्या टीडीएस काटोगे बताइए सब लोग। और अगर मान लेते हैं क्या कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का एक बार 20,000 रुपये पेमेंट किया, एक बार 15,000 का टीडीएस कटेगा। हाँ, 194 सी में कटता है आयुष कॉन्ट्रैक्टर का, तो उसका टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, इसका कटेगा कि नहीं कटेगा। हम किसी को कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, उसकी टीडीएस काटेंगे कि नहीं काटेंगे बताइए। नहीं काटेंगे, क्योंकि एक पेमेंट, सिंगल पेमेंट कितना दे रहा है, 20,000 का बिल है, 15,000 का बिल है, एक बार तो नहीं है। तो लेकिन क्या कहते हैं एग्रीगेट में कितना थ्रेशोल्ड है, 1 लाख, 1 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बच जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में, लेकिन प्रोफेशनल में नहीं बचेंगे। प्रोफेशनल में 30,000 रुपये एग्रीगेट में सिंगल हो, इसमें काटने पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर में एग्रीगेट में 1 लाख से ऊपर जाएगा तभी कटेगा इसका टीडीएस। आया समझ में? सिंगल बिल 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख। रेंट के लिए कितना है थ्रेशोल्ड लिमिट, अंकित बताएंगे जरा। अंकित, रेंट पे कब टीडीएस कटेगा है? हाँ, आयुष बताएंगे जब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं किसी को कब टीडीएस काटेंगे। हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कब कटेगा, कौन से सेक्शन में काटोगे, कब कटेगा? अभिनव बताएंगे कब टीडीएस कटेगा। हाँ, 50,000 किसके लिए है, पढ़ो। हाँ, नॉर्मल आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। नॉर्मल के लिए क्या है? हाँ, 14 नहीं 40। हाँ चलिए, तो कितना टीडीएस काटोगे? 10%। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें 10% कहाँ कहाँ आया, पहले ये बताइए। 10% में लोग कहाँ कौन से सेक्शन में काटते हैं? 10% का टीडीएस आप लोग कब काटेंगे? सेक्शन बताते जाओ। 194 194A 193 कौन सा सेक्शन आ गया? मैंने अभी बताया ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, वो अलग चीज है, वो छोड़ो। 194D
डी में 5% कैसा है, दोबारा देखो क्या क्या। कंपनीज का अच्छा कंपनीज के लिए, हाँ सही। हाँ और 194 ई जो बताया है उससे बात करिए। सब लोग देख के बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं क्या? एक काम करें, पहले सब लोग जो जो इम्पोर्टेंट लगवाए उसको 10 मिनट देख लीजिए, ठीक है? 10 मिनट बाद आप